हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मनोज वाजपेयी की लेटेस्ट रिलीज मूवी जोरम। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर से, जहाँ पर दसरू और उसकी वाइफ मजदूरी का काम करते हैं। दसरू की एक 3 महीने की बेटी भी है और यहाँ पर सभी मजदूर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अगले दिन जब दसरू और उसकी वाइफ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर झारखंड की एमएलए आती हैं। एमएलए को देखकर दसरू शॉक्ड हो जाता है। एमएलए जब दसरू को देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। दसरू उसे बताता है कि वो झारखंड के एक गांव से है। तो एमएलए बताती है कि वो भी उसी गांव से है। असल में वो एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग के लिए वहाँ पर आई थी। वो दसरू के साथ साथ सभी मजदूरों को गिफ्ट देती है और दसरू के घर पर खाना भी खाती है। एमएलए दसरू से पूछती है कि वो झारखंड में कहाँ पर रहते थे और इससे पहले वो क्या करते थे और यहाँ पर कब आए। तो दसरू बताता है कि उसे यहाँ पर आए हुए 5 साल हो गए हैं। इसके बाद एमएलए वहाँ से चली जाती है, लेकिन दसरू एमएलए को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं दसरू जब अपने कमरे में जाता है तो दसरू देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार कर उल्टा लटका दिया है। तभी दसरू पर कुछ गुंडे अटैक करते हैं और उनमें से एक गुंडा दसरू की वीडियो बनाता है, लेकिन दसरू उन गुंडों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और ये सब कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग में रह रहे सभी मजदूर देखते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही दसरू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब दसरू को पकड़ने का काम इंस्पेक्टर रत्नाकर को दिया जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर रत्नाकर अपने काम में लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमएलए पर, जो किसी बड़े ऑफिसर को फोन करके बताती है गाँव के बागी नक्सलवादी यहाँ तक आ गए हैं और उन्हें हमें खत्म करना होगा। इसके बाद एमएलए न्यूज चैनल को दसरू का वीडियो दे देती है और अब चारों तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि एक नक्सलवादी झारखंड से मुंबई आ चुका है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और वो कंस्ट्रक्शन साइट से एक पार्सल लेकर भागा है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर रत्नाकर को देखते हैं, जिसके ऊपर अब और भी ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था और बड़े ऑफिसर इंस्पेक्टर रत्नाकर से जल्दी दसरू को पकड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम दसरू को देखते हैं जो मुंबई से बाहर निकलने के लिए अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है। उसका दोस्त उसे खाने के लिए देता है और उसके बच्चे के लिए कुछ कपड़े देता है। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन यहाँ पर दसरू अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया तो वो मेरे साथ मेरी बच्ची को भी मार देंगे। इसके बाद दसरू झारखंड जाने के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है, जहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस दसरू को पकड़ने के लिए पूरी ट्रेन की तलाशी लेती है, लेकिन दसरू कैसे न कैसे करके पुलिस से छुपकर भाग जाता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर रत्नाकर दसरू के पास आता है। दसरू रत्नाकर से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। रत्नाकर कहता है तो फिर उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर वो सरेंडर करता है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दसरू उसे कहता है कि क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी बेटी का उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। रत्नाकर दसरू से कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। दसरू रत्नाकर से बात कर ही रहा होता है, तभी एक कांस्टेबल दसरू के पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही दसरू उसे अपने आप से अलग करता है तो वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है और सभी पुलिस वाले उसे देखने लगते हैं और दसरू इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर हेड ऑफिसर को बताता है कि दसरू कंस्ट्रक्शन साइट से कोई पार्सल लेकर नहीं भागा है, बल्कि वो उसकी 3 महीने की बच्ची है। अब दसरू कैसे न कैसे करके झारखंड पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी वाइफ के बारे में सोचता है कि उसकी वाइफ किस तरह से पेड़ों पर झूला झूला करती थी और वो वापस झारखंड आना चाहती थी, लेकिन वो उसको यहाँ पर नहीं ला सका। लेकिन दसरू देखता है कि अब उसका गाँव पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा। वहाँ पर अब डैम बन चुका है और सभी पेड़ों को काट दिया गया है। ये देखकर दसरू को समझ में नहीं आता कि वो अब कहाँ जाए। अब दसरू अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसके गांव के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर दसरू अपने सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद हमें दसरू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दसरू अपनी वाइफ के साथ अपने गाँव में रहता था और उसके गाँव के सभी लोग पूरी तरह से खेती बाड़ी
पर निर्भर करते थे। तभी वहाँ पर एक कंपनी आती है जो किसी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्लान की वजह से गाँव वालों से उनकी जमीन उनसे लेना चाहती थी, जिसके बदले उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन गाँव वाले अपनी जमीन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऑफिसर गाँव वालों को समझाते हैं कि अगर वो अपनी जमीन उन्हें दे देंगे तो बदले में उन्हें कहीं और रहने के लिए जगह दी जाएगी और काम भी दिया जाएगा और साथ में उनकी जमीन के पैसे उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गाँव वाले अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर हम मांडवी को देखते हैं जो एमएलए का बेटा है, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। यहाँ पर मांडवी सभी गाँव वालों को समझा रहा था कि सभी लोग अपनी जमीन उन्हें दे दें, जिसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे जबरदस्ती जमीन छीन ली जाएगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और उन्हें ये जमीन गवर्नमेंट को देनी होगी। इसके बाद हम नक्सलवाद के एक ग्रुप को देखते हैं जिसका मेंबर दसरू होता है। वो लोग किसी भी तरह से जंगल को बचाना चाहते थे। वो जंगल को काट कर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं चाहते थे। अब एक दिन नक्सलवादियों के लीडर को पता लगता है कि मांडवी गांव के लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए भड़का रहा है, तो वो लोग गांव जाकर मांडवी को खूब पीटते हैं और उसे उल्टा पेड़ पर लटका देते हैं और साथ ही गांव वालों से कहते हैं कि अगर किसी ने भी जंगल की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो उसके साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर दसरू मांडवी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि दसरू किसी को भी मारना या किसी के ऊपर अत्याचार करना पसंद नहीं करता था। इसीलिए जब उसके ग्रुप के लोग वहाँ से चले जाते हैं तो दसरू वहाँ पर चुपके से आता है। वो मांडवी को पेड़ से उतारता है और उसे पानी पिलाता है। इसके बाद दसरू अपने वाइफ के पास जाता है और वो उसे बताता है कि हम ये गाँव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और कुछ साल बाद यहाँ पर वापस आ जाएंगे। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जब इंस्पेक्टर रत्नाकर को पता लगता है कि दसरू झारखंड जा चुका है तो वो दसरू को पकड़ने के लिए झारखंड आ जाता है, जहाँ पर रत्नाकर देखता है कि गांव के सारे पेड़ काटे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट के हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रत्नाकर को लेने के लिए सुकेतु नाम का एक आदमी आता है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जहाँ पर आदिवासी लोग अपनी खेती किया करते थे। सुकेतु रत्नाकर को लेकर पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर रत्नाकर देखता है कि कुछ आदिवासी बच्चों को वहाँ के इंस्पेक्टर ने बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास हथियार थे। इस पर रत्नाकर कहता है कि आदिवासियों के पास तो हथियार होते ही हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि जब उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। इसके बाद वो ऑफिसर रत्नाकर को उसका रूम दिखाता है, जो असल में एक लॉकअप था, क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही अपना घर बना रखा था। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर रत्नाकर के मुंबई से आने की खुशी में एक पार्टी करते हैं और इस पार्टी में सभी लोग शराब पीकर नशे में धुत हो जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर रत्नाकर उन आदिवासी बच्चों को रिहा कर देता है, क्योंकि रत्नाकर जानता है कि वो बच्चे बेगुनाह हैं और ऐसा करते हुए रत्नाकर को सुकेतु देख लेता है। लेकिन सुकेतु इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम दसरू को देखते हैं जो अपने किसी पुराने दोस्त तांबे के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। दसरू अपने दोस्त तांबे से कहता है कि वो अपने लीडर से मिलना चाहता है ताकि उसे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, लेकिन तांबे उसे बताता है कि जब वो जंगल को छोड़कर चला गया था तो उसके बाद ऑपरेशन हंट स्टार्ट हो गया था, जिसमें जंगल में सभी नक्सलवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था और अब दसरू का कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा था। ये सुनकर दसरू टूट जाता है और अभी तक वो अपनी वाइफ के कातिल के बारे में भी पता नहीं लगा पाया था कि आखिर उसकी वाइफ को किसने और क्यों मारा है। इसके बाद तांबे उसे कहता है कि वो अंधेरा होने के बाद उसे किसी सेफ जगह पहुंचा देगा। इसके बाद दसरू अपनी बच्ची को खाना खिलाता है और अंधेरा होने का इंतजार करता है। इसके बाद हम झारखंड पुलिस को देखते हैं, जिसके पास एमएलए का फोन आता है कि दसरू को देखते ही गोली मार दी जाए और इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स दसरू को मारने के लिए निकल जाती है, जिनके साथ रत्नाकर भी होता है। रत्नाकर पुलिस से कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद हम दसरू को देखते हैं जो तांबे की बताई हुई जगह पर खड़ा था और तभी वहाँ पर पुलिस आती है और दसरू के ऊपर फायरिंग करने लगती है। रत्नाकर सबको गोली चलाने के लिए मना करता है, लेकिन रत्नाकर की बात कोई भी नहीं सुनता और अब दसरू कैसे न कैसे करके पुलिस से छुपकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दसरू अपने दोस्त तांबे के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है कि उसने आखिर उसे धोखा क्यों दिया। तो तांबे उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे धमकी दी थी कि अगर दसरू के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया तो उसकी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर दसरू अपने दोस्त को वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ रत्नाकर को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस फोर्स दसरू को क्यों मारना चाहती है। तभी सुकेतु रत्नाकर को बताता है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं दसरू को मारने के लिए और वो एमएलए के खिलाफ नहीं जा सकते। अब रत्नाकर दसरू के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और सुकेतु उसे बताता है कि मांडवी के जो पापा थे वो आदिवासी कम्युनिटी के पहले एमएलए थे
जिसको लेकर गांव वाले बहुत खुश थे। और तभी वहां पर कुछ ऑफिसर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का प्लान लेकर आए, जिसमें वो लोग गांव वालों की जमीन लेना चाहते थे, लेकिन गांव वाले अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। और तभी मांडवी गांव वालों को समझाता है कि उन्हें अपनी जमीन उन्हें दे देनी चाहिए और उन्हें उनकी जमीन के बदले पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नक्सलवादियों को ऐसा लगा कि मांडवी अपने फायदे के लिए गांव वालों को अपनी जमीन सरकार के हवाले करने के लिए उकसा रहा है। और अब इस वजह से नक्सलवादी मांडवी को बहुत पीटते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जब मांडवी के पापा को मांडवी की डेथ के बारे में पता लगता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। इसके बाद मांडवी की मां यहाँ की एमएलए बन जाती है, जिसके बाद मांडवी की मां ने ऑपरेशन हंट स्टार्ट किया और सभी नक्सलवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। वैसे तो मांडवी की मां एक नॉर्मल औरत थी, लेकिन पति और बेटे को खोने के बाद वो सभी नक्सलवादियों से उनकी मौत का बदला लेना चाहती थी। और अब दसरू उन्हीं नक्सलवादियों में से एक है जो उस टाइम पर गाँव छोड़कर भाग गया था। और अब एमएलए दसरू को मारकर अपने बेटे और पति की मौत का बदला पूरा करना चाहती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमएलए ने ही दसरू की वाइफ को उल्टा लटका कर मारा था। और ये सब सुनने के बाद रत्नाकर सुकेतु से कहता है कि उसे एमएलए से मिलना है। इसके बाद हमें एमएलए को दिखाया जाता है जो मीडिया को इंटरव्यू देकर वापस आ रही थी और एमएलए की गाड़ी के पीछे दसरू लटका हुआ था। और जब एमएलए दसरू को अपनी गाड़ी के पीछे लटका हुआ देखती है तभी वो अपने ड्राइवर से कहती है कि कार को खदानों की तरफ लेकर चलो ताकि वो वहाँ पर दसरू को मार सके। एमएलए यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेती है और अब यहाँ पर रत्नाकर भी पहुँच जाता है। रत्नाकर एमएलए से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही दसरू एमएलए के पास आ जाता है। दसरू एमएलए से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचा ले। दसरू एमएलए को बताता है कि उसकी वाइफ को किसी ने जान से मार दिया है और अब वही लोग उसे और उसकी बच्ची को भी जान से मारना चाहते हैं और इसीलिए वो एमएलए से कहता है कि वो उसे बचा ले। लेकिन यहाँ पर दसरू को रत्नाकर बताता है कि उसकी वाइफ को भी एमएलए के कहने पर ही मारा गया है। अब ये सब सुनकर दसरू शॉक्ड हो जाता है और अब जैसे ही एमएलए दसरू को मारने के लिए अपनी गन निकालती है तो रत्नाकर उनको रोकने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में एमएलए को गोली लग जाती है और वहीं पर एमएलए की डेथ हो जाती है। और अब सभी पुलिस वाले दसरू के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और दसरू एमएलए के पास पड़ी हुई गन को लेकर भागने लगता है। दसरू पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके ऊपर गोली न चलाएं, उसके पास 3 महीने की बच्ची है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। और दूसरी तरफ रत्नाकर भी पुलिस से गोली चलाने के लिए मना करता है, लेकिन रत्नाकर की बात भी कोई नहीं सुनता। और अब सभी पुलिस वाले दसरू का पीछा करते हैं और दसरू अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उसके ऊपर शूट करता है और दसरू उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। अब दसरू भागते भागते घने जंगलों की तरफ चला जाता है और जंगल को देखकर पुलिस वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि जंगल के अंदर दसरू को ढूंढना नामुमकिन था, क्योंकि दसरू उन्हीं जंगलों में पला बड़ा है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।